हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और वेबिनार ज्वाइन किया। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपने जो अपने शेड्यूल में से वेबिनार के लिए टाइम निकाला है उसका मैं आपको 100% वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मैं विकास जैन आपका वेलकम करता हूं प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स के मिनी वेबिनार में, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा कोर्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं। वेबिनार में हम समझेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स की जरूरत को। अगर आप परमिशन दें तो मैं वेबिनार शुरू करने से पहले आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। इसके लिए एक बार आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। थैंक यू वंस अगेन। मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूं, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से पूरी की है। मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से पास की। इसके साथ ही मैं शुरू से ही स्कूल में टॉप 5 में रहता था। उस समय मन में था कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, लेकिन इंजीनियरिंग पास करनी थी तो आईआईटी से। अब स्थिति यह थी कि स्कूल टाइम में प्रॉपर इंजीनियरिंग कोचिंग ना होने के कारण मैंने आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया और अपने रिलेटिव की एडवाइस पर सीए में एडमिशन ले लिया। इसके बाद मैंने 2002 में सीए पास किया और दिल्ली में कैरियर स्टार्ट करने का मन बनाया। दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल नई थी, यहाँ ना कोई मुझे जानने वाला और ना मैं किसी को जानता था। फिर 2003 से मैंने डिसाइड किया कि क्लाइंट को फंड रेज करने में मदद की जाए। बस फिर क्या था, धीरे धीरे ये कारवार चलता रहा। मैंने ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना शुरू किया। 5000 से ज़्यादा एमएसएमई को लोन अरेंज किया। मैंने एमएसएमई को फाइनेंशियल गाइडेंस भी प्रोवाइड की, जिससे उनके लोन अमाउंट के इंटरेस्ट रेट कम हो पाए। सही राय दी जिससे एमएसएमई अपने लिए सही लोन प्रोडक्ट भी चूज कर पाए। इस कोर्स का जो ओवरऑल प्राइस है वो है 999। इस वेबिनार के एंड तक बने रहिए, मैं आपके साथ बोनस की डिटेल एंड में शेयर करूंगा। अभी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज हैं। अब सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और लोन के लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ती। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंकर के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर बैंकर किसी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को एसेस करता है, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रिस्क को असेस करता है और प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की रिस्क को कम करने के उपायों को भी समझाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेंडर के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट है, जिसके कई और भी कारण हैं, जैसे कि नंबर 1 प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन प्लान का पता चलता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेंडर को यह भी डिटेल बताती है कि प्रोजेक्ट लोन रिपेमेंट के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट कर पाएगा कि नहीं। नंबर 2 फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी इंक्लूड होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करने के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 3 कोलेटरल इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि लेंडर के लिए लोन अप्रेजल करते समय जरूरी होती है। डिमांड फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन इंडिया। देश में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस की बहुत डिमांड है। नाबार्ड द्वारा एक सर्वे के बाद बताया गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस की डिमांड ईयर ऑन ईयर 15% के रेट से बढ़ रही है। मिनिस्ट्री और एमएसएमई के द्वारा एक सर्वे के बाद बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि नंबर 1 गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इंडियन गवर्नमेंट ने कई लोन स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च की हैं, जैसे कि मुद्रा लोन स्कीम, सीजीटीएमएससी लोन स्कीम, स्टार्टअप लोन स्कीम और स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम। इन सभी लोन स्कीमों में लोन अवेल करने के लिए लोन एप्लीकेशन के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं देश में हर साल कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 लैक ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी।
फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए यह बहुत जरूर मुश्किल होता है कि वह लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी अरेंज कर पाए। इसलिए एक वेल प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को काफी हद तक कम कर देती है। नंबर 3, लोन एक्सपेंशन। एमएसएमई अपनी ग्रोथ के लिए काफी एक्टिव है। इसके लिए उन्हें न्यू मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति में किसी भी बैंक या इन्वेस्टर के लिए पहुंचने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट बिजनेस प्लान की जानकारी देता है। नंबर 4, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। एमएसएमई को कई लाइसेंस, सब्सिडी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नंबर 5, लार्ज एमएसएमई बेस। देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है जिन्हें हर साल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा बनाने की जरूरत पड़ती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस का एज ए प्रोफेशन कितना ज्यादा स्कोप है। डिमांड ऑफ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए इसके लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी तेजी से बढ़ रही है। ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैनुअली प्रिपेयर की जाती थी जिससे समय ज्यादा लगता था और एरर के चांस भी होते थे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से फाइनेंशियल कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस और रिपोर्ट जनरेशन का कार्य आसान हो जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर यूजर को ऑप्शन देता है वो प्रोजेक्ट की इनपुट डिटेल्स को फिल कर सकता है। इसके अलावा यूजर इसमें मार्केट एनालिसिस और अदर इंफॉर्मेशन को फिल कर सकता है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यूजर फाइनल रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। सॉफ्टवेयर यूज करने से टाइम की सेविंग होती है। इसके साथ साथ रिपोर्ट की एक्यूरेसी भी बढ़ती है। सॉफ्टवेयर में कई फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स भी इंक्लूड होते हैं जिससे हाई क्वालिटी रिपोर्ट जनरेट हो पाती है। इवन यूजर को लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस के बाद भी लिमिटेड एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल एनालिसिस में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने के क्या कारण है। नंबर 1, एमएसएमई ओनर और स्टार्टअप में यह अवेयरनेस बढ़ी है कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अपने प्रोजेक्ट के लिए कम सिक्योरिटी पर लोन प्राप्त कर सकता है और उनको गवर्नमेंट लोन स्कीम का फायदा मिल सकता है। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन ट्रेंड से सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ गई है। नंबर 3, लैक ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। लैक ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट की वजह से भी सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ी है। चैलेंज फेस बाय द फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्या क्या परेशानियां फेस करते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा। एमएसएमई सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस वजह से फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए रिलायबल डाटा अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और वायबिलिटी की असेसमेंट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए कई रेगुलेटरी अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इन सभी लीगल रिक्वायरमेंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिससे लीगल कंप्लायंस करने में आसानी हो। सभी लीगल अप्रूवल लेना एक टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग वर्क है। नंबर 3, एसेसिंग मार्केट डिमांड और कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए यह जरूरी है कि वह प्रोजेक्ट की मार्केट डिमांड को एसेस करे और मार्केट कंपटीशन को इवैल्यूएट कर सके। इसको करने के लिए कंसल्टेंट को मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कस्टमर प्रेफरेंस को भी समझना पड़ेगा। एक्यूरेट मार्केट डाटा न होने की वजह से एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करना कंसल्टेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल असेसमेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए यह जरूरी है कि उसे सही फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए। इसमें रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, कैश फ्लो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट इंक्लूड होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करने के लिए कंप्लीट इंडस्ट्री के डायनेमिक्स का पता होना चाहिए।
मार्केट रिस्क का पता होना चाहिए और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क का पता होना जरूरी है। यदि अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल किए गए तो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 5, मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए यह जरूरी होता है कि उसे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए यह भी जरूरी है कि वह कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए जिसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और रिस्क असेसमेंट शामिल हो। नंबर 6, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए यह भी एक चैलेंज होता है कि वह सही प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करे और सही फंडिंग रिक्वायरमेंट का असेसमेंट करे। कॉस्ट एस्टिमेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कंटिजेंसी एक्सपेंसेस शामिल हैं। यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट इनएक्यूरेट कैलकुलेट हुई तो इसका रिजल्ट यह हो सकता है कि प्रोजेक्ट या तो अंडर फंडिंग हो जाए या ओवर फंडिंग हो जाए, जिससे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी पर असर पड़ेगा। नंबर 7, डीलिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए यह जरूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंसल्टेंट को मल्टीपल स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि प्रमोटर्स, लैंडर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर थर्ड पार्टी। रिलेशनशिप को मैनेज करना और ही मुश्किल हो जाता है जब किसी सब्जेक्ट का डिफरेंट ओपिनियन हो या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जब फाइनेंशियल कंसल्टेंट जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए तो चैलेंजों को वो किस तरह से हैंडल किया जाए। नंबर 1, डू कंप्लीट रिसर्च। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्लीट रिसर्च करना चाहिए, जिससे रिलायबल डाटा इकट्ठा हो सके। इसके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ट्रेड पब्लिकेशन और मार्केट रिसर्च फर्म से डाटा कलेक्ट कर सकता है। नंबर 2, इंगेज एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल। फाइनेंशियल कंसल्टेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकता है जब वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करे। इस कोलैबोरेशन से फाइनेंशियल कंसल्टेंट को स्पेसिफिक इंडस्ट्री की मार्केट डिमांड, कंपटीशन और इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में पता लग सकता है। एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने से प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। नंबर 3, टेक लीगल एंड रेगुलेटरी असिस्टेंस। फाइनेंशियल कंसल्टेंट लीगल एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है, लीगल रिक्वायरमेंट को समझने और नेसेसरी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट को समझने में मदद करेगा, जिससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय इन सभी लीगल रिक्वायरमेंट को रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाए। नंबर 4, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। फाइनेंशियल कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके एक्यूरेट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूज करके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और इससे टाइम की सेविंग होगी। इससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। नंबर 5, एंगेज मार्केट रिसर्च फर्म। फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिसर्च फर्म को एंगेज करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मार्केट डिमांड और कंपटीशन के बारे में रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मार्केट एनालिसिस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। नंबर 6, इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। फाइनेंशियल कंसल्टेंट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को समझकर उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 7, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फाइनेंस कंसल्टेंट को चाहिए कि वह स्टेक होल्डर जैसे कि प्रमोटर, लैंडर और गवर्नमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन मेंटेन करें। डिमांड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस की डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ रही है और नाबार्ड उसकी एक स्टडी के हिसाब से आने वाले 5 सालों में इंडिया में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड 15% तक इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, सीटीएमएससी स्कीम, जिससे एमएसएमई सेक्टर को इजी फाइनेंस मिल पाए। लेकिन इन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत होती है।
हमने ये तो जान लिया कि इंडिया में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस की डिमांड इंक्रीज हो रही है और आने वाले सालों में क्या डिमांड रहेगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए सर्विस बहुत कम है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उन्हें भी पूरी तरह से बैंक नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन की जानकारी नहीं है, जिस वजह से कई बार बैंक लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। एक अपडेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट की मार्केट डिमांड भी इवेलुएट करनी होती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और रिस्क असेसमेंट करना होता है, कैश फ्लो का एनालिसिस, मार्केट रिस्क एसेस करने होते हैं। चैलेंज ये है कि अगर प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक नहीं होते तो उस केस में लोन एप्लीकेशन को बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और रिस्क असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिससे बहुत ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। एक छोटी सी मिस्टेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिजेक्ट करवा सकती है। एक सर्वे के अनुसार 30% एमएसएमई अर्नर को ही बिजनेस फाइनेंस की समझ है, या आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेसी बहुत कम है। वो बिजनेस करना तो जानते हैं, लेकिन उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, लोन के लिए किस प्रकार से बैंक को अप्रोच किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, क्या फाइनेंशियल मेंटेन करने हैं, इन सब बातों से वो बिल्कुल अनजान है। उन्हें फाइनेंस से जुड़ी बेसिक नॉलेज की जरूरत है। मेरा मिशन है कि मैं एमएसएमई ओनर को बिजनेस फाइनेंस में एजुकेट करूं, साथ ही लगभग 1 लाख फाइनेंशियल कंसल्टेंट को ट्रेन करूं, जिससे वह 6 करोड़ एमएसएमई को सही फाइनेंशियल सर्विस दे पाएं और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद कर पाएं। एमएसएमई के पास क्रेडिट ऑप्शन लिमिटेड हैं। बैंक भी न्यू प्रोजेक्ट या स्टार्टअप को लोन देने से कतराते हैं, और अगर देते हैं वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बैंक स्मॉल बिजनेस को लोन देना भी प्रेफर नहीं करते, जिस वजह से एमएसएमई आगे नहीं बढ़ पाता। फाइनेंस की कमी कारण एमएसएमई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है। ऐसे में वे कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। इसका असर उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी पड़ता है। एमएसएमई अपने प्रोजेक्ट का डाटा ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि या तो उसने डाटा ठीक से मेंटेन नहीं किया होता, या फिर वो डाटा के लिए एक्सटर्नल रिसोर्स पर निर्भर करता है। अब ऐसे में लोन लेने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ना होने की वजह से भी एमएसएमई को प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीमे डाटा तैयार करने में समस्या आती है। इसके कारण लोन भी नहीं मिल पाता। हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। लिमिटेड कोलेटरल सिक्योरिटी की वजह से एमएसएमई बैंक से कंप्लीट लोन सिक्योर नहीं कर पाते। एक वेल प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा एमएसएमई के बिजनेस की एक क्लियर फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल शो करती है, जिससे बैंकर को एमएसएमई की लोन रिपेमेंट कैपेसिटी का पता लग जाता है और कम कोलेटरल सिक्योरिटी पर भी लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा की मदद से एमएसएमई ओनर अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाना, एमएसएमई के लिए कैश फ्लो का बेटर मैनेजमेंट करना और ग्रोथ के लिए एरिया को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। एक एक्यूरेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा एमएसएमई की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, जिससे लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हेल्प से एमएसएमई के लिए बिजनेस में रिस्क मैनेज करना, कैश फ्लो की प्रॉब्लम को मैनेज करना, मार्केट को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद एमएसएमई अपने बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है और मार्केट के कंपटीशन में आ सकता है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 3 सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। पहला सीक्रेट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को बैंकिंग नॉर्म्स और पॉलिसी का पता होना चाहिए। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है बोरोइंग क्रेडिट वर्दीनेस, कोलेटरल रिक्वायरमेंट, डेट इक्विटी रेशियो और अदर पैरामीटर। नंबर 2, लोन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को बैंकर की
डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट और लीगल क्लियरेंस। नंबर 3, लोन अप्रेजल प्रोसेस। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए यह जरूरी है कि बैंक की लोन अप्रेजल प्रोसेस का पता होना चाहिए। इसमें इंक्लूड कर सकते हैं असेसिंग द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर 4, लोन टर्म्स एंड कंडीशन। प्रोजेक्ट लोन के लिए सभी बैंक के अपने कुछ सेट टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट शेड्यूल, मोरेटोरियम पीरियड और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट शामिल है। कंसल्टेंट को इन टर्म्स का पता होना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनाई जा सके। नंबर 5, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन। अलग अलग इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती हैं, जिन्हें बैंक लोन एप्लीकेशन को एवेल्युएट करते हुए फॉलो करता है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को इन रेगुलेशंस की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। नंबर 6, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। बैंक लोन देने से पहले प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क को असेस करता है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क असेसमेंट मेथड की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो बैंक से पहले ही प्रोजेक्ट के रिस्क को असेस कर सके और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रिस्क से निपटने के लिए प्लानिंग बना सके, जिससे प्रोजेक्ट की सफलता में बैंक का विश्वास बढ़ जाए। नंबर 7, लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस। कंसल्टेंट को बैंक के लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। बैंक द्वारा फंड रिलीज किए जाने की स्टेज भी पता होनी चाहिए। लोन डिसबर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंट की जानकारी भी होनी चाहिए। यह जानकारी कंसल्टेंट को बैंक के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मदद करती है। अब मैं आपको दूसरा सीक्रेट बताता हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को वेरियस सब्सिडी स्कीम्स का पता होना चाहिए। इन्हें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द सब्सिडी स्कीम। कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट पर मिलने वाली सब्सिडी स्कीम का पता होना चाहिए। सब्सिडी स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्कीम के अंडर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्ट अलाइनमेंट विद द सब्सिडी स्कीम। कंसल्टेंट को यह भी असेस करना चाहिए कि प्रोजेक्ट अवेलेबल सब्सिडी स्कीम के ऑब्जेक्ट को पूरा करता है या नहीं। इसके लिए कंसल्टेंट को सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम को समझना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रोजेक्ट स्कीम के सभी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो। नंबर 3, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट। कंसल्टेंट को सब्सिडी स्कीम से प्रोजेक्ट पर होने वाले फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी इवेलुएट करना चाहिए। इवेल्युएशन में सब्सिडी से मिलने वाले अमाउंट, रिपेमेंट टर्म और अगर प्रोजेक्ट ओनर से किसी भी एडिशनल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की नीड है, इन सभी के बारे में कंसल्टेंट को असेस करना चाहिए। नंबर 4, सब्सिडी एप्लीकेशन प्रोसेस। कंसल्टेंट को सब्सिडी स्कीम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस प्लान, ताकि कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में प्रोजेक्ट ओनर की मदद कर सके। नंबर 5, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग। कंसल्टेंट को सब्सिडी स्कीम से जुड़ी रिक्वायरमेंट के बारे में प्रोजेक्ट ओनर को बताना चाहिए, जैसे कि रिपोर्टिंग, ऑडिट और किसी भी तरह के ऑब्लिगेशन जिन्हें प्रोजेक्ट ओनर पूरा कर सके, जिससे उसे मिलने वाली सब्सिडी फ्यूचर में भी मिलती रहे। नंबर 6, रिस्क असेसमेंट। कंसल्टेंट को सब्सिडी स्कीम पर निर्भर रहने से जुड़े रिस्क का असेसमेंट करना चाहिए। इसमें सब्सिडी स्कीम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी में संभव बदलाव और सब्सिडी मिलने में होने वाली देरी को समझना शामिल है। अब मैं आपको तीसरा सीक्रेट बताता हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को डिफरेंट लोन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय प्रोजेक्ट लोन के लिए लोन स्कीम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लोन स्कीम का अपना एक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड टर्म और कंडीशंस होते हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको गवर्नमेंट लोन स्कीम की
जानकारी रखने से होने वाले बेनिफिट्स बताता हूँ। नंबर 1, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक गवर्नमेंट लोन स्कीम। अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग लोन स्कीम डिक्लेयर की हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट के हिसाब से लोन स्कीम को सिलेक्ट करना चाहिए। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द लोन टर्म्स एंड कंडीशंस। गवर्नमेंट लोन स्कीम में इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट पीरियड और कोलेटरल रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट यह सुनिश्चित कर सकता है कि लोन अप्रूवल के चांस को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन सभी रूल्स के हिसाब से बनाई जाए। नंबर 3, ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर लोन अप्रूवल। गवर्नमेंट लोन स्कीम के अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होते हैं। इन रिक्वायरमेंट को समझकर फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये इंश्योर कर सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर रही हो, जिससे लोन मिलने के चांस इंक्रीज हो जाएं। नंबर 4, मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट लोन स्कीम। गवर्नमेंट लोन स्कीम कुछ बेनिफिट ऑफर करती है, जैसे कि लोअर इंटरेस्ट रेट, लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड और स्पेशल इंसेंटिव। फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन सभी को आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके, जिससे लोन अप्रूवल के चांस इंक्रीज हो सके। बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस कोर्स को सीखकर आप एमएसएमई को बिजनेस से जुड़ी सही गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं, जिससे एमएसएमई अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बैंक या लेंडर ये एसेस कर पाता है कि बोरोवर लोन रिपे कर सकता है या नहीं। इससे बोरोवर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपेमेंट रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट रिलेटेड प्लान के बारे में पता चलता है। अगर आप एक वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल मैनेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे लेंडर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्स आपकी मदद कर सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्स में आप सीखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होता है, प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल पार्ट में क्या क्या कवर होता है। ये सब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स में सीखने वाले हैं। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्स से पता चलेगा कि एक अरेंज और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाए, जो लेंडर को लोन देने के लिए कॉन्फिडेंस दिलाए। अब मैं आपको एक रियल केस स्टडी के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से प्रॉपर नॉलेज होने से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सही तरह से बनाया जा सकता है। मेरे एक क्लाइंट को होटल और बैंकेट हॉल का कंस्ट्रक्शन करना था। क्लाइंट के लिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था। क्लाइंट के पास एडजॉइनिंग 2 प्लॉट थे। एक प्लॉट की वैल्यू 30 करोड़ की थी और दूसरे प्लॉट की वैल्यू 10 करोड़ की थी। दोनों प्लॉट होटल और बैंकेट हॉल बनाने के लिए अप्रूव थे। क्लाइंट की बैंकेट हॉल बनाने की लागत 5 करोड़ की थी, जो कि 20 करोड़ की वैल्यू वाले प्लॉट पर बनाना था। दूसरी ओर 10 करोड़ वाले प्लॉट की वैल्यू पर होटल का कंस्ट्रक्शन होना था, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए की थी। अब बैंक होटल प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट में क्लासिफाई करता है, इसलिए बैंक को 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन देने के लिए 20 करोड़ की कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। क्योंकि दोनों प्लॉट क्लाइंट के द्वारा पहले ही खरीदे जा चुके थे, इसलिए इन दोनों प्लॉट्स की वैल्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट में कंसीडर नहीं की जा सकती थी। बात करें क्लाइंट की, तो उसे प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ के लोन की जरूरत थी, लेकिन क्लाइंट के पास कोई और कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं थी। मैंने क्लाइंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय बैंकेट हॉल के पोर्शन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अलग कर दिया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ होटल के प्रोजेक्ट लोन के लिए बनाई। इस तरह क्लाइंट को 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन होटल बनाने के लिए मिल गया। अब मैं एक और केस स्टडी के एग्जाम्पल से मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इंपोर्टेंस के बारे में बताता हूं। मेरे क्लाइंट की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 2 मशीन 10 करोड़ रुपए की थी और बाकी 10 करोड़ की लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट थी। क्लाइंट के पास कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं थी और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 15 करोड़ की टर्म लोन और 3 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की थी। कोई भी बैंक बिना एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी के 18 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार नहीं था। क्लाइंट मेरे पास आया और मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय
मल्टीपल बैंक ऑप्शन को एनालिसिस किया और फिर क्लाइंट को बताया कि वह किस तरह से बैंक को अप्रोच करे। मैंने क्लाइंट को बताया टोटल लोन रिक्वायरमेंट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और 2 बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। अब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से एक मशीन जिसकी वैल्यू 5 करोड़ की थी, उस मशीन को हमने सिडबी से लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन किया। सिडबी की स्कीम है कि बिना सिक्योरिटी के 5 करोड़ तक का मशीन लोन लिया जा सकता है। इस तरह से सिडबी ने 3.75 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया। दूसरा प्रपोजल हमने दूसरे बैंक को दिया जिसमें उस बैंक के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 15 करोड़ रह गई और बैंक ने उस पर 11 करोड़ 75 लाख रुपए का टर्म लोन और 3 करोड़ की वर्किंग कैपिटल देने के लिए तैयार हो गया। इस केस स्टडी से आप समझ सकते हैं कि अगर आप सही से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो किस तरह से आप अपने क्लाइंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रेजेंट करके कम सिक्योरिटी में उचित लोन का लाभ दिलवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कम करवाने में या फिर कम कोलेटरल सिक्योरिटी पे लोन अरेंज करवाने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। एमएसएमई कोलेटरल ना होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री की कमी से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग नहीं अरेंज कर पाते। लेकिन अगर एक प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमएसएमई के लिए होगी तो वो आसानी से लोन और इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर पाएगा। इंडिया में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बढ़ती डिमांड को देखकर बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल से कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्विस ऑफर करनी शुरू कर दी है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काफी डिपेंड है क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एसेस करने के बाद ही वो डिसीजन ले पाते हैं उन्हें लोन देना है या नहीं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैनुअली भी बनाया जा सकता है जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मैंने टाइम कंजम्पशन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना, डाटा एनालिसिस करना और रिपोर्ट जनरेट करने में बहुत कम टाइम लगता है और मिस्टेक के चांस भी कम हो जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में आपको प्रोजेक्ट डिटेल फिल करनी है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालनी है, बस आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर सब कैलकुलेशन करके आपको देगा। इससे आपका टाइम रिड्यूस होगा और आप ज्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएंगे और अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड इंक्रीज होने की वजह यह भी है कि एमएसएमई एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इंपोर्टेंस को समझ रहे हैं कि बिजनेस ग्रोथ में या फिर लोन सिक्योर करने के लिए इसकी क्या वैल्यू है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से बनाना आना चाहिए जिससे आप अपने क्लाइंट के लिए या अपनी कंपनी के लिए यह खुद बना सकें, क्योंकि इसकी जरूरत आपके क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पर पड़ती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा बनाना सीखकर आप यदि जॉब में हैं तो आपकी एक नई स्किल ऐड हो जाएगी और आपको प्रमोशन में हेल्प होगी। यदि आप खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आप एक नई सर्विस अपनी सर्विस पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे जिससे आपका क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा की रिक्वायरमेंट क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पर पड़ती है, इसलिए यदि आप यह सर्विस अपनी अदर सर्विस के साथ जोड़ पाते हैं तो क्लाइंट आपके साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़ा रहेगा और आपको रेगुलर बेसिस पर एक फिक्स रेवेन्यू मिलता रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा बनाना फाइनेंस की किसी भी बुक या कोर्स में नहीं सिखाया जाता जिसमें बैंकिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि मैंने बैंकिंग नॉर्म्स और बैंक पॉलिसी को ध्यान में रखकर इस कोर्स को डिजाइन किया है जिससे देश में 6 करोड़ एमएसएमई को सही फाइनेंशियल सर्विस मिल पाए। जिन लोगों को लगता है कि मेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं है वो वेबिनार को छोड़ सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि यह कोर्स उनके कैरियर और प्रोफेशन में ग्रोथ देगा वह कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स पर। वैसे तो कोई भी इस कोर्स को पढ़कर और समझकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, बैंक बीएसए, फाइनेंशियल एडवाइजर
इंश्योरेंस एडवाइजर और टैक्स कंसल्टेंट हैं तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। इस कोर्स से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा बनाना सीखेंगे, साथ ही बेसिक फाइनेंशियल के बारे में भी समझेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स का एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें आप कैपिटल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वायबिलिटी, कॉमर्शियल एनालिसिस ऑफ ए प्रोजेक्ट, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, मैनेजरियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके अलावा ब्रेकअप ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑपरेशनल एस्टिमेशन कॉस्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल वायबिलिटी, टैक्स एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, स्टेप बाय स्टेप आईआरआर कैलकुलेशन, रिस्क असेसमेंट समझेंगे। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिस वजह से इन सब टॉपिक्स की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना सॉफ्टवेयर के भी बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका काफी बड़ा है और समय भी ज्यादा लेता है। आपको जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत कम टाइम में प्रिपेयर की जा सकती है। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस वैल्यू इंटर करने हैं और आउटपुट आपके सामने होगा। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिटेल डेमो लेना चाहते हैं तो आप फाइनेंस सेवा की वेबसाइट पर जाकर डेमो के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ अलग अलग कंसल्टेंट के रिव्यू दिखाता हूँ कि उनका इस कोर्स के बारे में क्या कहना है। उन्होंने ये कोर्स बाय किया, अपने स्कूल को अपडेट किया और आज वो सब अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। सुनते हैं उनका क्या कहना है। Hi, my name is Achint Chan. I'm an investment advisor. As an investment advisor, it's really critical for me to stay updated with the latest industry trends and how the markets are doing, how the other things are going. I advise a lot of startup owners. Many of them want my guidance in approaching the banks for loans, and project reports are one of the primary documents which are required there. Recently, I came across one of the project report in CMA Data Mastery course, and I must say it has been an absolute game changer for my profile. The course was very well designed with a perfect blend of theory and practical application, making it suitable for both beginners and experienced professionals. I think I learned how to create comprehensive and accurate project reports with the help of project report software that serve as the foundation for making informed investment decisions. This course not only covered the technical aspects but also emphasized on the importance of critical thinking, along with assessing risk factors associated with potential project risks and so forth. My clients have obviously noticed that impact which I now bring in very positively, and credibility obviously gets uplifted when such a thing is added to your profile. uh, i I highly recommend this course to any investment professional who's looking to enhance their skills, and are looking to take their careers to next heights. And I'm eager to explore more such courses offered by the instructor in the future. Thank you very much. थैंक यू। अब चलते हैं दूसरे कंसल्टेंट की वीडियो पर और सुनते हैं उनका क्या कहना है इस कोर्स के बारे में। एक और कंसल्टेंट है जिन्होंने अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर किया है और इसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह भोपाल से बिलोंग करते हैं, जहाँ कंसल्टेशन सर्विसेज बहुत कम है। उनका अपना ऑफिस भी है। ये हमसे अपनी रिपोर्ट बनवाते थे। चलिए इनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। मेरा नाम दशरथ कुमार है। मैं बाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, और मैं उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी थर्ड पार्टी से बनवाता था। बिकॉज इसलिए बनवाता था क्योंकि मेरे जो इंग्लिश थी काफ़ी वीक है, मैं अच्छे से लिख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए मैं एक बार फेसबुक चला रहा था, वहाँ पे एक ऐड आई थी फाइनेंस सेवा सर्विस की। वहाँ पे एक कोर्स था जो हिंदी में कोर्स थी, और मेरी इंग्लिश वीक थी, इसलिए मैंने वो कोर्स अटेंड किया। वहाँ पे लाइव सेशन अटेंड किया। वहाँ पे विकास जी ने मुझे
प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसलिए लगा, उस सॉफ्टवेयर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का फीचर्स था जो कि काम ये करता था, मैं अपने क्वेश्चन को टाइप करता था हिंदी में और वहाँ से मुझे आंसर मिल जाते थे और काफ़ी कम समय में आंसर मिल जाते थे। और पहले क्या था कि मैं अच्छे से इंग्लिश में लिख नहीं पाता था, वो भी इंग्लिश में लिखना और प्रोडक्ट के बारे में लिखना। इससे क्या होता था कि पहले मैं नेट पे सर्च करता था, गूगल सर्च करता था, वहाँ पे मेरी काफ़ी टाइम जाती थी। तो मुझे इसलिए ये अच्छा लगा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जुड़ा हुआ है और इसकी फीचर सबसे बेहतरीन लगी इसलिए, क्योंकि बहुत कम समय में आंसर मुझे मिल जाता था और मैं अपने बेसिक को इम्प्रूवमेंट किया और लाइव सेशन अटेंड किया और आज मैं ये सर्विस खुद स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं बनवाता हूँ और ये सर्विस मैं आज खुद दे रहा हूँ। तो सुना आपने इनकी राय कोर्स के बारे में। कोर्स को सीखकर आप भी एक सर्विस अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा मास्टरी कोर्स के बारे में बताता हूँ। इस कोर्स का प्राइस 999 रखा गया है और अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो इसके साथ आपको कुछ एडिशनल बोनस भी मिलेंगे। आप हमेशा फाइनेंस सेवा कम्युनिटी का हिस्सा रहेंगे, जिससे आप हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स पर अपडेट रहेंगे और अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कम्युनिटी मेंबर और मुझसे जुड़े रहेंगे। आप फाइनेंस सेवा फेसबुक वीआईपी ग्रुप को भी एक्सेस कर सकेंगे। आप अपनी पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25% कम प्राइस पर बनवा सकेंगे। अगर आप कोर्स के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो उस पर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा और इसी के साथ कोर्स कंप्लीशन पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं यह बोनस आपको क्यों देना चाहता हूं और इस कोर्स की प्राइस इतनी कम क्यों ऑफर कर रहा हूं? क्योंकि मैं भी फाइनेंस और अकाउंट्स के फील्ड से ही हूं, इसीलिए मुझे पता है यदि आप जॉब में हैं तो अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टाफ की सैलरी इंक्रीमेंट में नंबर सबसे बाद में आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैल्यू सबसे आखिरी में आती है। यदि आप फाइनेंस कंसल्टेंट हैं तो आपकी फीस या तो काम पूरा होने पे मिलेगी या मिलेगी ही नहीं अगर लोन अप्रूव नहीं हुआ तो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मैं इतने कम प्राइस पर यह कोर्स ऑफर कर रहा हूँ। मैं यह कोर्स बाय करने के लिए इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग पैसे को अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं वह अपने एफर्ट्स में सिंसियर होते हैं। उनके साथ काम करना और उनको गाइड करना मुझे अच्छा लगता है। यदि आप इस कोर्स को बाय करते हैं तो आपको मेरे साथ लाइव क्वेश्चन पूछने का मौका भी मिलेगा। आप कोर्स रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख फाइनेंशियल कंसल्टेंट और अकाउंटेंट्स को फाइनेंस फील्ड में ट्रेन करूं, जिससे वह 6 करोड़ एमएसएमई को सही फाइनेंशियल सर्विस दे पाएं, जिससे हमारा देश उन्नति करे और हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर पाए और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्द से जल्द बन पाए। अगर आप यह कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विस को बढ़ा सकते हैं, अपनी सैलरी ग्रोथ के लिए एक्शन ले सकते हैं, क्लाइंट को एडिशनल सर्विस देने के लिए एक्शन ले सकते हैं। इस स्किल को सीखकर आप अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम एडिशनल इनकम भी अर्न कर सकते हैं। फिर देर किस बात की है, नीचे गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। यदि आप इसे बाद में बाय करेंगे तो यह आपको ओरिजिनल प्राइस पर ही मिलेगा। ये बोनस और ये प्राइस सिर्फ इसी वेबिनार के लिए है। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इस वेबिनार के लिए इतना ही। सी यू इनसाइड द कोर्स। थैंक यू।